हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा ट्रिपल सी का चैप्टर 8 का अगला पार्ट, जो कि है क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और पार्ट 1 था इसका, हम लोग का पार्ट 2 है क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो इट इज अ थिन रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ प्लास्टिक इशूड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या होता है? थिन रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, इसमें थिन रेक्टेंगुलर स्लैब की तरीके का होता है, कार्ड की तरह का, किसका प्लास्टिक का, जो इशू कराया जाता है किसी एक फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा। जो फाइनेंशियल कंपनी है उसके द्वारा इशू कराया जाता है उसे थिन रेक्टेंगुलर स्लैब प्लास्टिक का, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। दैट लेट्स कार्ड होल्डर बोरो फंड्स विद विच टू पे फॉर गुड्स सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड्स impose the condition that impose the condition impose the condition impose the condition that card holders pay back the borrowed money plus interest as well as any additional agreed upon charges। तो मतलब जो होता है, क्रेडिट कार्ड जो होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर जितने भी हैं, वो फंड को बोरो कर सकते हैं, मतलब उधार ले सकते हैं विद इसके साथ में विच टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो 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 जिस उधार वो ले सकते हैं जो उन्होंने किसी भी सामान को खरीदने में और किसी सर्विसेज को लेने में मतलब दिए हैं, मतलब उसको दिए है, मतलब पे करा है उसके लिए, तो उसके लिए वो लोग क्रेडिट कार्ड से उस फाइनेंशियल कंपनी से उधार ले सकते हैं। ठीक है, बोरो कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड इम्पोज द कंडीशन दैट कार्ड होल्डर पे बैक द बोरोड मनी प्लस इंटरेस्ट एज वेल एज एनी एडिशनल एग्रीड अपॉन चार्जेस। और क्रेडिट कार्ड जो इम्पोज करता है कंडीशन के साथ में उसे पैसा देता है कार्ड होल्डर को, कि जो कार्ड होल्डर्स हैं वो जितना उधार लिया हुआ पैसा उसे वापस करेंगे, किसके साथ में? इंटरेस्ट के साथ में, एज वेल एज एनी एडिशनल एग्रीड अपॉन चार्जेस। और साथ ही साथ जो एग्रीड जो अपॉन चार्जेस होंगे उसके साथ में भी वो क्या करेंगे, उसको उधार लिया हुआ पैसा वापस करेंगे। ठीक है। क्रेडिट कार्ड ओनर कैन बोरो मनी फ्रॉम द इशूअर ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड विल नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट इफ द बोरोड अमाउंट रिपेड विद इन 30 डेज। समझ में आया? तो इसका मतलब है, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि जिस तरीके से हम लोग जाएंगे या जिस तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड ओनर है वो बोरो कर सकता है मनी को इशूअर के क्रेडिट कार्ड पर और विल नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट इफ द बोरोड अमाउंट पेड विद इन 30 डेज। उसे जो अगर इंटरेस्ट के साथ में उसे मतलब जो इंटरेस्ट है उसे पे नहीं करना होगा, अगर वो 30 दिनों के अंदर जो है उस पैसे को उधार लिए पैसे को लौटा देगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं समझते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आर एज फॉलो। यहाँ मतलब मेनली कितने टाइप्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं? 4 टाइप्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक होता है रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड अर्न्स रिवॉर्ड्स ऑन परचेजेस। इस टाइप के क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड मिलते हैं जब हम लोग उस क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग को इसके पे रिवॉर्ड मिलते हैं, इनाम मिलता है पर हर एक परचेज पर, हर एक खरीद पर। सम कार्ड विल पे आउट एट अ फ्लैट रेट ऑफ 1% to 2%। कुछ कार्ड होते हैं वो पे आउट देते हैं 1% या 2% का फ्लैट रेट पर। वाइल अदर विल गिव एन एक्स्ट्रा बोनस इन प्री डिटरमाइंड स्पेंडिंग कैटेगरीज। और जो और साथ में क्या देते हैं? एक्स्ट्रा बोनस देते हैं। एक जो प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज होती है, अगर उसके साथ में स्पेंडिंग कैटेगरीज होती है उसके साथ में वो क्या देते हैं? एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। लो इंटरेस्ट कार्ड क्या है? लो इंटरेस्ट कार्ड क्या होता है इसको समझते हैं कि लो इंटरेस्ट कार्ड क्या है। लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड में देखेंगे तो दीज कार्ड्स आर बेस्ट इफ यू कैरी सम क्रेडिट कार्ड डेब्ट मंथ टू मंथ। ये तुम्हारे लिए क्रेडिट कार्ड ये कार्ड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम्हें हर महीने टू महीने तुम्हें क्रेडिट कार्ड के क्या होता है, उधार लेना ही पड़ता है, मतलब कि 7 महीने टू महीने मतलब तुम्हें उधार हो ही जाता है, उधार लेना ही पड़ता है। तो ये कार्ड तुम्हारे लिए लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। इस तरीके से बेनिफिशियल क्योंकि लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड है। डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए यू कैन चूज अ कार्ड विद अ रिलायबिलिटी लो ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट और वन दैट वाज नो इंटरेस्ट फॉर एन इंट्रोडक्टरी पीरियड। मतलब ये जो लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड है, अब तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए जो रिलायबल हो और रिलायबली लो, मतलब इंटरेस्ट इसका रिलायबल और लो गोइंग आउटगोइंग ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट उसका हो, और या तो नहीं इंटरेस्ट रेट हो ही ना। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पीरियड है उसका कोई इंटरेस्ट रेट हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, अब लोग चलते हैं बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड में। बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं? तो दीज कार्ड्स आर मीन फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेब्ट।
बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड उनके लिए होता है जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का उधार है। दे अलाउ यू शिफ्ट योर डेप्ट फ्रॉम योर करंट कार्ड टू अ न्यू वन एंड गिव यू अ पीरियड ऑफ 6 to 21 months टू पे इट ऑफ इंटरेस्ट फ्री। मतलब ये अलाउ करता है तुम्हें शिफ्ट करने के लिए तुम्हारे हर एक उधार को तुम्हारे यो करंट कार्ड से तुम्हारे करंट कार्ड से नए कार्ड पर, और तुम्हें समय देता है 6 से 21 महीने का सारा सारा जो है लोन चुकाने का एट ऑफ इंटरेस्ट फ्री, मतलब जो इंटरेस्ट फ्री होता है। देर इज यूजली अ वन टाइम बैलेंस ट्रांसफर फी, इसमें लगभग एक टाइम की बैलेंस ट्रांसफर फी लगती है, तो अप टू 5%, जो 5% से लगभग ऊपर होती है। सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड मे बी अ गुड क्रेडिट बिल्डिंग ऑप्शन फॉर दोज विद नो क्रेडिट हिस्ट्री और पुअर क्रेडिट। सुपर क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उनके लिए होता है, ये उन टाइप के क्रेडिट कार्ड गुड क्रेडिट बिल्डिंग के लिए, मतलब तुम्हारे अच्छे क्रेडिट बिल्डिंग के लिए ऑप्शन हो सकता है, जिनके ऊपर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या कोई पुअर क्रेडिट नहीं है, उनके लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। अंडर द सिक्योर्ड अरेंजमेंट के अंदर द कार्ड होल्डर एग्री टू अ डिपॉजिट एट अ सर्टेन अमाउंट ऑन द कार्ड बिफोर दे स्टार्ट यूजिंग इट एंड दे कांट चार्ज बियॉन्ड दैट अमाउंट। मतलब यूजर क्या होता है, इस कार्ड के अंदर सिक्योर्ड अरेंजमेंट के अंदर जो कार्ड होल्डर होता है वो एग्री करता है डिपॉजिट करने के लिए, सर्टेन अमाउंट वो डिपॉजिट पहले ही कर देता है इस कार्ड के अंदर, जिसको यूज करने से पहले, तो उसे कोई चार्ज इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर नहीं देना पड़ता, बिकॉज दे रिड्यूस रिस्क फॉर द कार्ड इशूइंग बैंक एज दे कैन कलेक्ट एंड अपफ्रंट डिपॉजिट इन केस द कार्ड होल्डर कांट रिपे। सिक्योर्ड कार्ड आर इजीएस्ट टू बी अप्रूव फॉर। सिक्योर्ड कार्ड होता है उसे दोबारा अगर रीपे नहीं कर पाता, तो सिक्योर्ड कार्ड क्या है उनके लिए बहुत ज्यादा अप्रूव्ड होता है। ठीक है, कार्ड होल्डर उसको रीपे नहीं कर सकता है, तो सिक्योर्ड कार्ड ज्यादा इजीएस्ट टू बी अप्रूव फॉर, इजीएस्ट मतलब इजी हो जाता है उनके लिए अप्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? और जिस तरीके से आप देखते हैं कि डेबिट कार्ड कैसे काम करता है, कि डेबिट कार्ड को देखेंगे तो इट इज अ पेमेंट कार्ड दैट डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम योर कस्टमर्स अकाउंट टू पे फॉर अ परचेज। अब डेबिट कार्ड वही होगा, हम लोग का जो एटीएम कार्ड होता है उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, और ये डायरेक्टली एक कंज्यूमर के अकाउंट जुड़ा होता है, उसी के द्वारा कोई भी हम लोग को खरीद करते हैं तो अपने कंज्यूमर के अकाउंट से पैसे कटते हैं हर एक परचेज में। डेबिट कार्ड एलिमिनेट द नीड टू कैरी कैश टू मेक परचेजेस। जो डेबिट कार्ड होता है वो एलिमिनेट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है नीड को, किसकी जरूरत को, कैश को कैरी करने की नीड को लगभग खत्म कर देता है किसी भी खरीद को करने के लिए। इन एडिशन साथ में जो डेबिट कार्ड होते हैं ऑल्सो कॉल्ड चेक कार्ड, और चेक कार्ड भी कहते हैं, ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड मे ऑफ द सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्हेन इशूड बाय द मेजर पेमेंट प्रोसीजर लाइक वीजा और मास्टर कार्ड। और संग में साथ ही में जो डेबिट कार्ड होते हैं उन्हें चेक कार्ड भी कहते हैं, ऑफर करते हैं कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड की ऑफर करते हैं कन्वीनियंस को, और मैनी ऑफ द सेम कंज्यूमर, जो सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसके साथ भी बेन इशूड, जब इशू होता है मेजर पेमेंट प्रोसीजर होते हैं लाइक जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कारगर होते हैं। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग के उस पे कि किस तरीके से डेबिट कार्ड काम करेगा और किस तरीके से काम में लाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड कितने होते हैं? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के टाइप्स है, वैसे डेबिट कार्ड के भी टाइप्स होते हैं। ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्या होता है? तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड नीड इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन। जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। एवरी टाइम अ ट्रांजेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द यूजर अकाउंट। हर टाइम जो ट्रांजेक्शन होगा वो रिफ्लेक्ट करता है यूजर्स के अकाउंट को। द ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑनलाइन डेबिट कार्ड इज फर्दर सिक्योर्ड विद अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर एडेड सेफ्टी। मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है ऑनलाइन डेबिट कार्ड का वो फर्दर सिक्योर्ड होता है एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ में, जिसे पिन कहते हैं। एक पिन हम लोग जो डालते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे कहते हैं, और वेरिफिकेशन सिस्टम ऐड करता है सेफ्टी को। और जो पिन हैज नो वैलिडिटी ड्यूरिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, और जो पिन होता है वो हमेशा वैलिडिटेड रहता है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में। हर एक ट्रांजेक्शन में पिन डालना ही पड़ेगा। ऑफलाइन डेबिट कार्ड क्या होता है? तो ऑफलाइन डेबिट कार्ड को देखते हैं तो दिस जनरली इंक्लूड द लॉक्स ऑफ मेजर कार्ड such as Visa, Mastercard, this type of cards require the card holder signature। तो ये जनरली क्या होते हैं, जनरली क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको बहुत बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। किस चीज को खत्म कर देते हैं? जो कार्ड होल्डर्स होता है, जो कार्ड होल्डर्स होते हैं, जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड होगा, इस टाइप के जो कार्ड होते हैं रिक्वायर होते हैं कार्ड होल्डर सिग्नेचर के लिए फॉर वैलिडेशन ड्यूरिंग ईच का, जो हर एक कार्ड है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में जरूरत होता है। ऑफलाइन डेबिट कार्ड यूजुअली हैव अ डेली लिमिट रिस्ट्रिक्टेड टू अ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑफलाइन डेबिट कार्ड की क्या होती है? डेली लिमिट भी होती है, और डेली लिमिट के साथ साथ क्या होता है, उसका कार्ड वैलिडेशन होती है कि रिस्ट्रिक्ट होता है कि इससे ज्यादा आप ऑफलाइन डेबिट कार्ड में यूज नहीं कर सकते हो।
प्रीपेड डेबिट कार्ड को देखते हैं तो दीज कार्ड आर आल्सो रेफर्ड टू एज रिलोडेबल डेबिट कार्ड, इन्हें रिलोडेबल डेबिट कार्ड भी कहते हैं। तो यूज दिस टाइप ऑफ डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए द यूजर हैज टू पे द एंटायर अमाउंट इन एडवांस और लेटर यूज द मनी अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन। और इसमें प्रीपेड डेबिट कार्ड में ये इस टाइप का डेबिट कार्ड होता है, इसमें इसमें जो होता है जितना भी काम होता है उसको पहले ही उसमें कर दिया जाता है, मतलब पहले ही रुपए जमा कर दिए जाते हैं, अपने हिसाब से जो भी इंसान होगा उसे अपने हिसाब से काम करने की क्या मिलती है, छूट मिलती है, किस हिसाब से वो उस पैसे को यूज करना चाहता है, किस हिसाब से उस पैसे को यूज करना चाहता है। समझ में आया? और इसी तरीके से वो सारे काम को समझता और करता है। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग देखेंगे अब ई वॉलेट कैसे काम करते हैं, ई वॉलेट को देखेंगे तो ई वॉलेट क्या करता है, ई वॉलेट को देखेंगे तो ई वॉलेट मोबाइल वॉलेट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर हिज और मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ई वॉलेट क्या होता है, एक ऐसा क्या है, मोबाइल वॉलेट है एक तरीके से, एक टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट ही है जिसमें यूजर हो सकता है वो स्टोर कर सकता है अपने पैसे को किसी भी फर्दर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। एंड ई वॉलेट इज प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड, एक ई वॉलेट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है किसके साथ, पासवर्ड के साथ में। विद द हेल्प ऑफ एन ई वॉलेट, ई वॉलेट की हेल्प के साथ में वन कैन मेक पेमेंट फॉर ग्रोसरी, जो ग्रोसरीज के लिए पेमेंट करता है, ऑनलाइन परचेजेस के लिए करता है, फ्लाइट टिकट के लिए करता है, मतलब कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ई वॉलेट नीड होता है लिंक करने के लिए इंडिविजुअल बैंक के साथ, बैंक अकाउंट के साथ पेमेंट करने के लिए ई वॉलेट को यूज करते हैं, जैसे गूगल पे आप लोग जोड़ते हो अपने अकाउंट से वैसे ही करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई वॉलेट टू मेक पेपरलेस मनी ट्रांजेक्शन ईजियर, जो ऑब्जेक्टिव है इसका मकसद है ई वॉलेट का क्या करने के लिए, पेपरलेस मनी ट्रांजेक्शन को अच्छे से बनाने के लिए, इसका क्या है मकसद है, इसी का एक उद्देश्य है। ई वॉलेट ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो ई वॉलेट ट्रांजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। ई वॉलेट डू नॉट ऑल हैव सेम ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ई वॉलेट की सभी सेम ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होती है। द प्रोसेस दैट ईच वॉलेट यूजर डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इट फंक्शन, जो प्रोसेस होती है हर एक वॉलेट की यूजेस होती है, जरूरत होती है, डिपेंड करती है ऑन द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर पे जो मेक कर रहा है उस फंक्शन को कर रहा है। जिस सम ई वॉलेट कुछ ई वॉलेट के में यू हैव इंटरेस्ट योर पासवर्ड टू कंफर्म ट्रांजेक्शन, हर कुछ ई वॉलेट के तुम्हें अपना इंसर्ट करना होगा पासवर्ड कंफर्म करने के लिए ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे गूगल पे में आप पिन डाल दो पहले। while other e-wallets may give the user a unique identification code of each transaction, और यूजर के जो अदर ई वॉलेट के साथ में तुम्हें क्या देना होगा, यूजर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ में जो यूज करा जाता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं किसके, ई वॉलेट के। इट हेल्प टू रिड्यूस फ्रॉड, ये फ्रॉड को रिड्यूस कर देते हैं, धोखाधड़ी को रिड्यूस कम कर देते हैं। मोबाइल वॉलेट यूज रैंडम पेमेंट कोड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और जो क्या होते हैं मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं रैंडम पेमेंट कोड के साथ में, जो किसी द्वारा यूज किया नहीं जा सकता है कोड के साथ में। पे क्विक बाय ई वॉलेट, ई वॉलेट के द्वारा क्विकली पे कर सकते हो। इट कैन सेव टाइम, तुम्हारा समय बचाता है। इट कैन ट्रिम वॉलेट कंटेंट, ये ट्रिम वॉलेट के कंटेंट को ट्रिम कर देता है, कर सकता है। और कैश बैक और रिवॉर्ड फैसिलिटी अवेलेबल अंडर ई वॉलेट, और कैशबैक और जो रिवॉर्ड फैसिलिटी होती है वो ई वॉलेट के अंदर क्या होती है, कंटेन होती है, पाई जाती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं हम लोग के अगले टॉपिक पर कि हाउ ई मोबाइल वॉलेट वर्क, कैसे मोबाइल वॉलेट वर्क करते हैं। तो स्टेप शोइंग हाउ मोबाइल वॉलेट्स ऐप मोबाइल और फोन में कैसे काम करते हैं। और डाउनलोड द मोबाइल वॉलेट ऐप, जैसे कि तुम्हें कोई भी जो बुलेटिन और मोबाइल डिवाइस में या तो तुम्हारे मोबाइल डिवाइस में पड़ा हो, तुम कोई भी एक डिवाइस को डाउनलोड कर सकते हो पहले जाके। एड और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टू मोबाइल वॉलेट, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो भी इन्फॉर्मेशन है मोबाइल वॉलेट के उसमें फिल कर दो। व्हेन यू चेक when you check your participating merchant, जब तुम मर्चेंट के संग तुम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे, एक्सेस द मोबाइल वॉलेट को चूज योर कार्ड, अपने कार्ड को चूज कर लेना। if you if you are making an in store purchase, just hold a mobile device at the terminal, अगर तुम अपने किसी स्टोर में परचेज करो खाली होल्ड कर रखो अपने मोबाइल डिवाइस को उसके टर्मिनल पे, अब देन वो क्या हो जाएगा, देन वो क्या हो जाएगा, वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मोबाइल वॉलेट सिक्योरिटी क्या होती है, बिफोर यूजिंग अ मोबाइल वॉलेट सर्विस सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड बाय द वॉलेट प्रोवाइड टू हेल्प प्रोटेक्ट कार्ड इंफॉर्मेशन शुड बी चेक। जो मोबाइल वॉलेट सिक्योरिटी होती है, हर एक मोबाइल वॉलेट सर्विस को यूज करने से पहले सिक्योरिटी मेजर कर लो प्रोवाइड करी जाती है, वॉलेट के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है हेल्प करने के लिए, जो प्रोटेक्ट करे कार्ड इन्फॉर्मेशन को, शुड बी चेक करने से। ठीक है, with some mobile wallets, your full card number is not visible to merchant when you make a purchase. किसी भी मोबाइल वॉलेट के साथ में तुम्हारा फुल कार्ड नंबर का या कोई भी विजिबल ना हो, जब मर्चेंट तुम कुछ परचेस कर रहे हो, ले किसी दुकानदार को चले, तुम्हारा पूरा कार्ड का नंबर मतलब शो ना हो। Some mobile wallets also have a way to disable the service if your card or mobile device lost or stolen.
कुछ मोबाइल वॉलेट ये सर्विस को डिसेबल करते हैं। जो तुम्हारा कार्ड या मोबाइल डिवाइस खो जाता है तो सर्विस को डिसेबल करने की इसमें क्या पाई जाती है, फंक्शन पाए जाते हैं मोबाइल वॉलेट सिक्योरिटी के अंदर। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, ई वॉलेट के टाइप्स कितने होते हैं? दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ ई वॉलेट। यहाँ पे कई टाइप के होते हैं ई वॉलेट। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला आपका आ जाएगा पेटीएम वॉलेट, बहुत फेमस। पेटीएम करो बचपन में सबसे सुनते आ रहे हैं। क्या होता है पेटीएम? सुनो भाई। पेटीएम इज इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2010। पेटीएम जो है इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च करा गया था 2010 में। पेटीएम वॉलेट बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज। पेटीएम वॉलेट होता है वो किसके लिए? इसके अमेजिंग मार्केटिंग और ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज के कारण क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और हैज बीन एबल टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर इन दिस इंडस्ट्री। और जिसने क्या करा था, मैक्सिमम मार्केट के शेयर थे इस इंडस्ट्री में, वो कैप्चर कर लिए थे। द वॉलेट कैन बी यूज टू सेंड मनी डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट एज वेल। और जो वॉलेट था उससे क्या हो सकता था, मनी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता था, कहीं पे भी किसी को भेजा जा सकता था इसकी मदद से। पेटीएम इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू स्टार्ट अ पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम एक लौती ऐसी कंपनी थी जिसे इंडिया में जो रिसीव करा गया था, एक लाइसेंस से रिसीव हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से, एक अपनी पेमेंट बैंक को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत फेमस इसीलिए ये कहा जाता है, ये बहुत ही फेमस ये क्या था, कंपनी, फेमस कंपनी के रूप में ये आगे बढ़ के आई थी। फ्री चार्ज वॉलेट क्या होते हैं? फ्री चार्ज वॉलेट को देखते हैं तो दिस सर्विस वाज लॉन्च इन सितंबर 2015 एंड हैज एवर सिंस इंट्रोड्यूस्ड मैनी अट्रैक्टिव फीचर्स। फ्री चार्ज वॉलेट को देखेंगे तो ये जो सर्विस थी वो लॉन्च करी गई थी सितंबर में 2015 में, और एवर सिंस इंट्रोड्यूस, और साथ में इंट्रोड्यूस करी गई थी मैनी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ में, कई अट्रैक्टिव फीचर के साथ में लॉन्च हुई थी। और दिस विल इनेबल ऑल कस्टमर टू सेंड एंड रिसीव फंड थ्रू द यूपीआई सिस्टम। और ये इनेबल करती थी हर कस्टमर को भेजने के और रिसीव करने के लिए फंड्स को किसके? यूपीआई सिस्टम के द्वारा। फ्री चार्ज यूपीआई अलाउ, फ्री चार्ज जो यूपीआई करती थी वो अलाउ करती थी यूजर को इनिशिएट फंड ट्रांसफर के इंस्टेंटली तो 24/7 बेस्ड ऑन 365 डे ईयर्स इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे को इंक्लूड करके भी ये 24 घंटे 7 दिन आराम से फ्री रिचार्ज यूपीआई को अलाउ करती थी। फ्री चार्ज यूपीआई को अलाउ करती थी यूजर को इनिशिएट फंड ट्रांसफर के लिए। इससे आप कई तरीके का फंड ट्रांसफर कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 365 दिन साल के इंक्लूड बैंक हॉलीडे सब कुछ ना फ्री चार्ज वॉलेट के अंदर आप कर सकते थे। 2015 में सर्विस आई थी, ध्यान रखना। मूवी क्विक पे चलते हैं। मूवी क्विक क्या होती है? तो मूवी क्विक पे आते हैं। इट इज अ डिजिटल मार्केट, डिजिटल वॉलेट। ये कहते हैं डिजिटल वॉलेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसफरिंग मनी, एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, ऑनलाइन शॉपिंग, एटीएम। ये एक डिजिटल वॉलेट था जिसने क्या करा, जो क्या करा जाता था, यूज करा जाता था फॉर अ नंबर, एक नंबर के साथ में आप ऑनलाइन पेमेंट, एक ऑनलाइन पेमेंट्स को इंक्लूड करने के साथ में देखेंगे ट्रांसफरिंग मनी, मनी को ट्रांसफर करना, एक्सेप्ट करना पेमेंट्स को, मोबाइल रिचार्ज को, पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स के बिल्स होगा जितने भी, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, ऑनलाइन शॉपिंग की जितने बिल्स, तो वो मोबी क्विक की मदद से करे जाते थे, इसके अंदर अलाउ करती थी। ठीक है, MobiKwik has received an approval from Reserve Bank of India (RBI) and has tied up with a number of retailers and online merchants in the country. और MobiKwik था उसे रिसीव करा गया था, एक अप्रूवल रिसीव हो गया था उसका किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई के द्वारा। और टाइड अप करा गया था एक नंबर के साथ में रिटेल्स की और ऑनलाइन मर्चेंट्स की कंट्री के अंदर। ऑक्सीजन मोबाइल वॉलेट एक बहुत ही फेमस आया था, ऑक्सीजन मोबाइल वॉलेट एक आपने नाम सुना होगा, बहुत चला था। इट इज अ डिजिटल वॉलेट सर्विस, एक आती डिजिटल वॉलेट सर्विस थी। ये क्या थी? एक डिजिटल वॉलेट सर्विस थी जो यूज करी गई थी, विच यूजर कैन अवेलेबल फॉर ऑल सर्विस ऑफर्ड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, एक डिजिटल वॉलेट सर्विस थी जो किसके द्वारा? यूजर्स के द्वारा यूज करी जाती थी, अवेल करी जाती थी, सर्विस जो ऑफर करती थी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के द्वारा सर्विस ऑफर करी जाती है। इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सर्विस दैट कैन बी यूज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन सच एज एंड्रॉइड, विंडोज, आईओएस। ठीक है, ये सभी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पे बेस्ड सर्विस थी, सभी टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन पे यूज होती थी, एंड्रॉइड, विंडो, आईओएस सब पे। ऑक्सीजन वॉलेट इज अ सेमी क्लोज वॉलेट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। ये कहती है सेमी क्लोज वॉलेट है एज पर एज आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। यू कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम योर वॉलेट टू योर बैंक अकाउंट। तुम अपने अकाउंट से, अपने वॉलेट से अपना बैंक अकाउंट में क्या कर सकते थे? फंड्स को ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, एयरटेल मनी देखते हैं। एयरटेल मनी क्या था? बहुत फेमस है। एयरटेल मनी इज अ मोबाइल वॉलेट फ्रॉम द सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी। एयरटेल मनी थी वो एक मोबाइल वॉलेट थी जो सक्सेसफुल और पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी की एयरटेल के द्वारा चलाई गई थी। इट अलाउ टू यू यूज स्मार्टफोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट टू मेक एंड रिसीव पेमेंट
Originally launched in 2012, this app offers customer with an efficient alternative to cash transaction. ठीक है, टेलीकॉम कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, अलाउ करती थी यूज करने अपना स्मार्टफोन यूज करके एज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कर अपने स्मार्टफोन को यूज करो। तो मेक एंड रिसीव पेमेंट बनाने के करने के लिए या रिसीव करने के लिए पेमेंट को ओरिजिनली लॉन्च करी गई थी 2012 में ये, लेकिन दिस ऐप ऑफर करती थी कस्टमर्स को विद एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव, एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव को टू कैश ट्रांजेक्शन के साथ में। सिट्रस वॉलेट क्या थी? सिट्रस वॉलेट भी बहुत फेमस वॉलेटों में से एक थी। पढ़ते हैं सिट्रस या वॉलेट क्या था? तो इट इज एन ऐप दैट लेट्स यू सेंड मनी टू एंड रिसीव फ्रॉम एनीवन हु हैज अ फोन नंबर और ईमेल। एक ऐसी ऐप थी जिससे तुम सेंड कर सकते थे मनी और रिसीव कर सकते थे किसी से भी हुआ जिसके पास कोई फोन नंबर या कोई ईमेल है उससे तुम कर सकते थे। इट लेट्स यू ट्रांसफर मनी टू फ्रेंड्स। इससे क्या होता था, तुम ट्रांसफर कर सकते थे मनी अपने दोस्तों को, कलीग्स को और फैमिली मेंबर्स को विद इन सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में। यू कैन स्प्लिट कैंटीन, तुम कैंटीन में स्प्लिट कर सकते थे, मूवीज में, ट्रैवल में, पार्टी बेस्ड, तुम इसे आसानी से क्या कर सकते थे, इसमें अपने जो है पैसे वैसे को उसमें आप ट्रांसफर कर सकते थे। यू कैन इवन सी ऑल योर पास्ट ट्रांजेक्शन के साथ साथ तुम सारे पास्ट ट्रांजेक्शन को देख सकते थे और ट्रैक कर सकते थे अपने स्पेंडिंग पैटर्न, जो कहाँ पे तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसको भी तुम क्या कर सकते थे, ट्रैक कर सकते थे। एसबीआई बडी एक बहुत फेमस ऐप के रूप में थी, पेमेंट ऐप के तुम्हें। तो एसबीआई हैज लॉन्च द मोबाइल वॉलेट बडी इन अगस्त 2015 इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस इन कोलैबोरेशन विद द मास्टर कार्ड। तो एसबीआई क्या थी? एसबीआई बडी क्या थी? एसबीआई ने लॉन्च करी थी एक मोबाइल वॉलेट बडी ऐप जो थी वो अगस्त 2015 में डिफरेंट 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट अलग अलग भाषाओं के साथ में कोलैबोरेशन किसके, मास्टर कार्ड के तुम कोलैबोरेट करके। It is a digital platform by which customer can simply send or ask money from any their contact, even if they do not have an SBI account. इसकी मदद से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसकी मदद से कस्टमर्स आसानी से क्या कर सकते थे, मनी को सेंड कर सकते थे और प्राप्त कर सकते थे किसी भी कॉन्टैक्ट, अपने किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ में। अगर उसके पास एसबीआई अकाउंट हो या ना हो तो भी वो आसानी से क्या कर सकते, ट्रांजेक्शन को कर सकते थे। पेज ऐप एक बहुत फेमस कंपनी थी, मतलब बहुत ज्यादा फेमस ऐप थी। कैसे? तो पेज ऐप थी, वो ऑफर करी जाती थी एचडीएफसी बैंक के साथ में, एक आइडियल मोबाइल पेमेंट वॉलेट थी। और पेज ऐप के साथ में यू कैन शॉप ऑन योर मोबाइल एट पार्टनर ऐप, बस एंड मूवी टिकट, ग्रोसरीज, बुक, फ्लाइट टिकट्स एंड हॉस्टल पेबल्स एंड रिचार्ज योर मोबाइल। इसकी मदद से तुम सब कुछ कर सकते थे, तो अपने मोबाइल के द्वारा शॉप कर सकते थे। पार्टनर ऐप थी, जितनी भी बस, मूवी टिकट, जितनी भी चीजें आप करते हो रोजमर्रा के जितने भी पेमेंट्स आप इससे कर सकते थे। और एचडीएफसी जो पेज ऐप थी, वॉलेट ऐप थी, वो कस्टमर डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन अ कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन एंड कैन एंजॉय सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट। एचडीएफसी पेज ऐप की वॉलेट ऐप के साथ में कस्टमर को नीड नहीं थी कार्ड पे डिपेंड होने की, कार्ड पे डिपेंड होने के जो उसके बेस पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, और यू कैन एंजॉय, वो एंजॉय कर सकते थे अपना सिक्योर और कन्वीनियंट पेमेंट्स को आपस में अपने आप में। ठीक है। फोन पे वॉलेट क्या था? फोन पे वॉलेट एक बहुत फेमस, आपने सुना होगा फोन पे फोन कहते नहीं है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई। ये प्रोवाइड करता था एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो किस पे था, यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस यानी यूपीआई पे बेस्ड था। विच इज अ न्यू प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बाय ऑफ इंडिया एनपीसीआई, जो कि एक न्यू प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड पे लॉन्च था, मतलब बेस था, जो लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो था। फोन पे की मदद यूज करके यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मनी, रिचार्ज मोबाइल डाटा, बाय गोल्ड, शॉपिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी चीज वो करना चाहते थे वो आसानी से इसकी मदद से पे फोन की मदद से कर सकते थे। ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी उनको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो वो इसकी मदद से आसानी से कर सकते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे का टॉपिक, हम लोग का पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल बहुत ही फेमस टॉपिक है। और पीओएस होता क्या है इसको समझेंगे, पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है। तो द पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस क्या होता है, और पॉइंट ऑफ परचेज यानी पीओपी, पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ परचेज पीओपी इज द टाइम दैट प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। ये वो जगह होती है जहाँ पे, या वो जगह या समय होता है जब एक, जहाँ पे एक रिटेल ट्रांजैक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। At a point of sale, the merchant would calculate the amount owed by the customer and indicate the amount. पॉइंट ऑफ सेल पे जो मर्चेंट होता है वो कैलकुलेट करता है अमाउंट को जो उसे लेना है कस्टमर से, एक इंडिकेट अमाउंट जो उसे देना है कस्टमर को, उसे मर्चेंट को। ही में प्रिपेयर एन इनवॉइस, वो कस्टमर मतलब एक इनवॉइस वो प्रिपेयर करता है कस्टमर के लिए, एक बिल प्रिपेयर करता है, कैश रजिस्टर प्रिंट आउट देता है और इंडिकेट करता है ऑप्शन को फॉर द कस्टमर पेमेंट, कस्टमर के लिए पेमेंट करने के लिए ऑप्शन को करता है। और पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है, इज ऑल्सो
is also the point at which customer makes a payment to the merchant in the exchange of for goods or provision or service। और point of sale वहां पे भी point out करती है जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करता है मर्चेंट को, यानी जो खरीदार है, दुकानदार, मतलब देनदार है, यानी जो दुकानदार है, और एक्सचेंज करता है जो गुड्स के बदले में या किसी सर्विस के बदले में जो वो कस्टमर पेमेंट को देता है या ट्रांजेक्शन को करता है, तो पॉइंट ऑफ सेल वहां पे पॉइंट आउट होती है। और पीओआर ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली कंप्लीटेड बाय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। और पीओआर ट्रांजेक्शन मतलब वो कंप्लीट हो सकता है खाली खाली ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन के जरिए जितने भी होते हैं उनके जरिए पूरा पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑफलाइन आप पैसे देते हो, कैश देते हो, तो उससे नहीं होगा। जो ऑनलाइन पेमेंट आर इनेबल्ड थ्रू ओन पेमेंट गेटवे, जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं वो इनेबल होते हैं खुद के पेमेंट गेटवे के द्वारा। और थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड कॉल्ड इंटरमीडिएटरीज, और जो थर्ड पार्टी या सर्विसेज होते हैं प्रोवाइडर की, वो कॉल्ड इंटरमीडिएटरीज कहलाती है, मतलब इंटरमीडिएट कहलाती है कि कौन इसके बीच में काम कर रहा है, थर्ड पार्टी वाला। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे तरीके से नेफ्ट काम करेगी, किस तरीके से। अब पीओएस सिस्टम रिक्वायर होता है। पीओएस सिस्टम को रिक्वायरमेंट क्या होती है, पीओएस सिस्टम के रिक्वायरमेंट पीसी और लैपटॉप स्टैंडर्ड ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। पीसी और लैपटॉप के साथ में एक स्टैंडर्ड ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस के साथ में एक कीबोर्ड होना चाहिए, माउस, मॉनिटर, ब्राउजर होना चाहिए, करंट वर्जन का यूएसबी पोर्ट होना चाहिए बार कोड स्कैनर के लिए, और एलपीटी और यूएसबी पोर्ट होना चाहिए प्रिंटर के लिए, जिससे वो इनवॉइस निकाल के देगा। टाइप्स ऑफ पीओएस सिस्टम, टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के पीओएस सिस्टम होते हैं? तो दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, तीन टाइप के पीओएस सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोबाइल पीओएस, इट ऑल्सो नोन एज एमपीओएस, इसे एमपीओएस भी कहते हैं, यानी मोबाइल क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, a user electronic device such as smartphone, tablet or other mobile device at the terminal at which you can attach a credit card reader। ठीक है, और इसकी मदद से क्या होता है, इसको एमपीओएस भी जानते हैं, जहाँ पे तुम किसी भी डिवाइस को, जैसे कोई स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, या कोई भी एक मोबाइल डिवाइस हो, उसे एक टर्मिनल के द्वारा जोड़ते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड रीडर के साथ में। और एमपीओएस सिस्टम क्या होता है, यूज करता है प्रोसेस पेमेंट को करने के लिए, पेमेंट के प्रोसेस को करने के लिए। और may have other capabilities such as inventory management, उसमें और कैपेबिलिटीज भी होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ में भी। ठीक है, अब टर्मिनल पीओएस क्या होता है, टर्मिनल पीओएस को देखते हैं। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, बेस्ड होता है सिस्टम पे दैट कैरीज एड ऑन पेरिफेरल्स सच एज बारकोड स्कैनर, क्रेडिट कार्ड्स, रीडर्स, रिसिप्ट, प्रिंटर्स एंड कैश ड्रॉर। टर्मिनल पीओएस वो होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, अब उस तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं जहाँ पे सिस्टम बेस्ड जितने भी कैरी करता है, एड ऑन करता है पेरिफेरल्स को, जैसे कोई बारकोड स्कैनर्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड रीडर्स हो गए, रिसिप्ट हो गया, प्रिंटर्स हो गया, या कैश ड्रॉर्स हो गए, इन सब में टर्मिनल पीओएस में आता है। क्लाउड पीओएस को देखेंगे, इट इज एन ऑनलाइन और वेब बेस्ड पीओएस, एक ऑनलाइन और वेब बेस्ड पीओएस होता है जहाँ पे इजिली यूज विद योर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, जहाँ पे तुम इजिली यूज कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को, सच एज कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, प्रिंटर हो गया। A cloud POS system is installed in data centers and centers that are maintained by the POS vendor। और जो क्लाउड पीओएस होता है सिस्टम इंस्टॉल होता है डाटा सेंटर के अंदर, जो मेंटेन करता है पीओएस वेंडर को। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी इंटरनेट बैंकिंग, आप समझ भी लो क्या होती है। इंटरनेट बैंकिंग अलाउ द यूजर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय द इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग वो होती है जो अलाउ करती है यूजर को कंडक्ट करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए इसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और वेब बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग और वेब बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड इंटरनेट बैंक विल ऑफर कस्टमर सच जस्ट about every service that is traditionally available through a local branch। एंड जो एक इंटरनेट बैंक होती है वो ऑफर करती है, विल ऑफर कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को ऑफर करती है जस्ट अबाउट एवरी सर्विस, हर एक एवरी सर्विस के हिसाब, हर एक सर्विस के लिए दैट इज ट्रेडिशनली अवेलेबल, जो ट्रेडिशनली क्या होती है, अवेलेबल होती है थ्रू अ लोकल ब्रांच, एक लोकल ब्रांच के द्वारा या जरिए। थ्रू इंटरनेट बैंकिंग बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, हर एक इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, सच एज पेइंग बिल, जैसे चार्जेस को पे करना, ट्रांसफरिंग फंड्स को ट्रांसफर करना बिटवीन कस्टमर अकाउंट, कस्टमर इजीली परफॉर्म होता है, कस्टमर कंज्यूमर्स के द्वारा आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस होती क्या है। इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस को समझेंगे तो इन दिस बैंकिंग, इस बैंकिंग में क्या होता है, customers access his or account from a browser that runs internet banking program resident on the bank's worldwide web server। इस बैंकिंग कस्टमर एक्सेस क्या कर सकता है, इसमें वो अपने अकाउंट को आसानी से या ब्राउजर को आसानी से क्या कर सकता है, रन कर सकता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोग्राम के साथ में,
जो बैंक्स को वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर पे जो भी क्या है इंक्लूड है। और ये प्रोवाइड करते हैं एक एरे ऑफ सर्विस को इंक्लूड अ फंक्शनल बजटिंग, जो एक फंक्शनल बजटिंग होती है उसको भी क्या कहते हैं इंक्लूड करते हैं। और फॉरकास्टिंग जो टूल्स होते हैं उसको भी देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैपेबिलिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एनालाइजिंग टूल्स होते हैं, लोन कैलकुलेटर, इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होती है, ये सब इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स आर ईजी, required lesser information. A traditional bank account and provide a variety attractive possibilities होती है रिमोट अकाउंट एक्सेस इंक्लूडिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जैसे इंटरनेट, इसमें ऑनलाइन अकाउंट्स में क्या होता है, वो इजी होते हैं अरेंज करने के लिए, रिक्वायर लेस इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन के साथ में। जो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में होता था पुराने टाइप से नहीं होता, इसमें कुछ ही आपके बस मेन आपका जो भी आईडी वाईडी जुड़ती है उससे होता है, और सारी से इसमें ऑनलाइन वायर ट्रांजेक्शन हो जाता है। ठीक है, इससे इसकी मदद से होता क्या है, एक तो देखो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी मिल जाती है, अवेलेबिलिटी होती है फॉर इंक्वायरी के लिए और ट्रांजेक्शन के लिए सर्विस अराउंड अराउंड क्लॉक के अराउंड इजी एक्सेस होता है ट्रांजेक्शन डाटा के लिए, बहुत रिसेंट और हिस्टोरिकल, अभी का हिस्टोरिकल डाटा के लिए भी आराम से मतलब क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर कंट्रोल होता है, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फंड विदाउट इंटरमीडिएशन, किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बिना किसी बीच के मेडिएटर के आराम डायरेक्ट कस्टमर्स कंट्रोल होता है इंटरनेशनली मूवमेंट के लिए, जैसे फंड का रिलेटेड होता है वो सबको देखो। पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होता है इसको भी समझ लो भाई, कि पासवर्ड सिक्योरिटी इज मस्ट फॉर इंटरनेट बैंकिंग आफ्टर रिसीविंग पासवर्ड टू चेंज इट एंड मेमोराइज, अदरवाइज अकाउंट में भी मिसयूज बाय समवन। पासवर्ड सिक्योरिटी वो होती है जो बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के साथ में बाद में मिलता है, और जब पासवर्ड आपको मिल जाए तो उसको मेमोराइज रखना पड़ता है, वरना उसको मिसयूज भी हो सकता है, उसको चेंज करते रहो, और या तो मेमोराइज रखो और साथ में बदलते भी रहना चाहिए, जिससे क्या हो सके आपका मिसयूज ना हो सके आपके अकाउंट का। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं, तो इट इज अ नेशन वाइड सिस्टम, जो नेशन वाइड सिस्टम होता है जो फैसिलिटेट्स करता है इंडिविजुअल फंड्स के साथ में और कॉर्पोरेट्स को साथ में, जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बैंक के ब्रांच के द्वारा, बाय एनी इंडिविजुअल फंड, किसी भी इंडिविजुअल फंड के साथ में और कॉर्पोरेट के साथ में, हैविंग एन अकाउंट, इसके बाद किसी कोई अकाउंट होता है, एनी अदर बैंक ब्रांच इन कंट्री, कोई भी अदर बैंक की ब्रांच हो गई किसी भी कंट्री में उसके साथ में। दिस रिटेल फंड ट्रांसफर सिस्टम स्टार्टेड इन नवंबर 2005, और जो रिटेल फंड होता है वो ट्रांसफर होते हैं सिस्टम के साथ में, जो स्टार्ट होता है नवंबर 2005 के साथ में। दिस इंडिविजुअल डू नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट इन, किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई एक अपना बैंक अकाउंट नहीं होता, वॉक इन कस्टमर्स में देखेंगे तो डिपॉजिट कर सकते हैं कैश को नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांचेस में, जो नेफ्ट इनेबल्ड ब्रांचेस हैं जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाली ब्रांचेस में वो कर सकते हैं अपने फंड्स को मतलब कि डिपॉजिट, और इंस्ट्रक्शन जो दिए गए नेफ्ट के द्वारा फंड नेफ्ट ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट को यूज करने से पहले जितने इंस्ट्रक्शन है उनके ट्रांसफर के उसे पढ़ लो, उसके बाद ही उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देन हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि रिक्विसाइट्स फॉर ओरिजिनेटिंग अ नेफ्ट ट्रांजेक्शन। एक नेफ्ट ट्रांजेक्शन को ओरिजिनेट करने के लिए क्या जरूरत होती है, प्री मतलब जरूरतें हैं, प्री रिक्विसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो फॉलोइंग द प्री रिक्विसाइट फॉर पुटिंग थ्रू अ फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन यूजिंग, मतलब नेफ्ट का यूज करके क्या क्या जरूरत होती है। तो ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेज, जो ओरिजिनेटिंग होती है, डेस्टिनेशन जो बैंक ब्रांचेज होती हैं, मस्ट बी द पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये क्या होती है, मस्ट बी द पार्ट हो सकती है किसी नेफ्ट नेटवर्क की भी। और बेनिफिशियरी नेम होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं, अकाउंट टाइप होते हैं, नेम होते हैं, आईएफएससी कोड, आईएफएससी होते हैं बेनिफिशियरी ब्रांच के लिए, ऑल डिटेल जो डिटेल देते हैं, बेनिफिशियरी शुड बी अवेलेबल विद रेमिटर के साथ में जो जरूरत होती है। सब बैंक करती है, प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी को, ऑटोमेटिकली पॉपअप होते हैं आईएफएससी डिटेल्स के साथ में, नेट बैंकिंग कस्टमर्स के साथ में, डेस्टिनेशन बैंक के अरेंज करते हैं, जो भी बैंक ब्रांच है उसको सब फिलअप करना होता है, उसी के हिसाब से वो क्या होता है ट्रांसफर होते हैं फंड को। लिमिट क्या होती है ट्रांसफर को फंड करने की, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू फंड ट्रांसफर थ्रू द नेफ्ट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है ट्रांसफर करने की फंड को नेफ्ट के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में। देयर इज नो मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है फंड ट्रांसफर की नेफ्ट में। यू कैन ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ नेफ्ट, जो सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक वर्किंग डेज के आप किसी भी समय पे नेफ्ट के द्वारा क्या कर सकते हो, फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को समझते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है। तो आरटीजीएस सिस्टम इज अ फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, आरटीजीएस सिस्टम का एक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है जो ट्रांसफर करता है मनी को फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस।
तो एक समय से दूसरे समय पे वो क्या कर सकता है, एक ग्रॉस टाइम पे मतलब रियल टाइम में ग्रॉस बेसिस के आधार पे क्या करता है, फंड्स को ट्रांसफर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। सेटलमेंट होता है रियल टाइम मीन पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। सेटलमेंट इन रियल टाइम का मतलब होगा कि कोई भी पेमेंट का या ट्रांजेक्शन का कोई भी वेटिंग पीरियड में नहीं होता है, जो ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सून एज दे प्रोसेस। तो जो ट्रांजेक्शन एज सून एज सेटल प्रोसेस, जैसे ही वो प्रोसेस होता है जैसे प्रोसेस होने के बाद में जल्दी जल्दी हो सकता है, वो सेटल हो जाता है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन सेटल्ड वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन, मतलब कि ना बिना किसी बंचिंग के यानी कि बिना किसी ट्रांजेक्शन के रुके हुए ग्रॉस सेटलमेंट वन टू वन बेसिस के आधार में एक पे एक के हिसाब से इधर से करा उधर हो गया, तो मतलब बहुत रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाती है इसकी मदद से। आरटीओ सिस्टम प्राइमरली मीन द लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। आरटीओ सिस्टम यूज करा जाता है प्राइमरली मीन किसके लिए, लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। सबसे फास्टेस्ट क्या है, एक क्या है पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम है किसके द्वारा, बैंकिंग चैनल्स के द्वारा। लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट देखते हैं फंड ट्रांसफर की आरटीएस के द्वारा, तो मिनिमम लिमिट है 2 लाख की फॉर आरटीएस ट्रांजेक्शन के लिए, और नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसकी आरटीएस के लिए। और सुबह के 7 बजे से इसका जो टाइमिंग है सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए, और 7 के 7 और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए मतलब अंदरूनी बैंक ट्रांजेक्शन सुबह के 7 से 7:45 तक का इसमें क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड रहती है आरटीजीएस में, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर फंड में। ठीक है, फंड ट्रांसफर में ये देखेंगे आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस को देखते हैं यानी आईएमपीएस होता है, तो इमीडिएट इज एन इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन। तो इमीडिएट यानी आईएमपीएस एक इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस होती है जो मोबाइल फोन के द्वारा करी जाती है। द मेजर फीचर होता है आईएमपीएस का इज दैट इट इज अवेलेबल एट ऑल टाइम ऑफ यूजेस। और जो इसका मेजर फीचर होता है एमपीएस का जो ये वो होता है कि अवेलेबल होता है सभी समय पे, हर समय ये अवेलेबल होता है यूसेज के लिए, और ट्रांसफर फंड को ट्रांसफर करने के लिए इंस्टेंटली। एंड इट इज अ ग्रेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म केस इमरजेंसी, और ये ग्रेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता है इमरजेंसीज के लिए। इसकी सर्विस अवेलेबल होती है 24x7, सातों दिन 24 घंटे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। संडे और किसी भी बैंक हॉलीडे को इंक्लूड कर लो, सब सभी टाइम पे 365 दिन इसके अंदर रहती ही रहती है। IMPS immediate payment service. The National Payments Corporation of India (NPCI) is responsible for managing the IMPS fund transfer mechanism. IMPCI responsible है इसका IMPS immediate payment service को फंड ट्रांसफर के जो मैकेनिज्म है उसके लिए वो क्या है वो रिस्पॉन्सिबल होता है NPCI। और दिस मैकेनिज्म इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये मैकेनिज्म होता है रेगुलेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। वन कैन डिफाइन IMPS एज एन इंटरमीडिएट, और इसमें तो क्या है डिफाइन होता है एमपीएस इज एक इंटरमीडिएट इंटरबैंक रियल टाइम फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म के द्वारा जो इनेबल होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा क्या होता है, मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है साथ में आता है या फिर यूजफुल होता है लोगों के लिए। लिमिट्स ऑफ द फंड ट्रांसफर बाय एमपीएस, लिमिट क्या होती है एमपीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर करने की। ट्रांजेक्शन चार्ज प्लेटफॉर्म का ट्रांजेक्शन चार्ज है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का बहुत नॉर्मल है। और ट्रांसफर लिमिट है कंसिडरेबल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर डे, मतलब हर 2 लाख पर डे के हिसाब से इसके अंदर क्या होती है ट्रांसफर होनी चाहिए। ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन बिल पेमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम इज एन इंटरनेट बेस्ड मेथड, ये क्या होता है इंटरनेट बेस्ड मेथड होता है किसी भी प्रोसेसिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए, और ये अलाउ करता है वेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट्स को ओवर द वेब के ऊपर और अदर द इंटरनेट कनेक्शन, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पर, सच्चा डायरेक्ट डाटाबेस कनेक्शन जैसे कि डाटाबेस कनेक्शन हो गया जो डायरेक्ट होता है, और बिटवीन द रिटेल स्टोर सप्लायर किसके बीच में, और रिटेल स्टोर के जो सप्लायर्स होगा उनके सप्लायर्स के बीच में एक रियल टाइम डाटाबेस डायरेक्ट डाटाबेस के हिसाब से पेमेंट को पूरा करा जाता है ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम टिपिकली आर रन बाय द थर्ड पार्टी कॉर्पोरेशन, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है टिपिकली रन करे जाते हैं थर्ड पार्टी कॉर्पोरेशन के द्वारा, जैसे पेपाल, गूगल, क्लिक टू पे, ईटीसी सबके द्वारा। ऑनलाइन बिल पे हेल्प यू ऑर्गेनाइज बिल्स, ऑनलाइन बिल पे होता है तुम्हें मदद करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिल्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, कीप ट्रैक ऑफ ड्यू डेट्स, ट्रैक करने के लिए उन डेट्स के हिसाब से जो ड्यू डेट्स होती हैं, और यू कैन इजली सी वेयर योर मनी इज गोइंग, और तुम आसानी से देख सकते हो कहाँ तुम्हारा पैसा ज्यादा जा रहा है। तो यू कैन शो मेक श्योर यू हैव इनफ फंड्स अवेलेबल टू ईच कवर ईच पेमेंट, तो इसलिए तुम इंश्योर कर सको तुम इनफ फंड्स रख सको अपने अवेलेबल रखो
सारे पेमेंट्स को कवर करने के लिए। यू रिसीव एंड पे योर बिल्स ऑल थ्रू योर बैंक वन लिस्ट इन वन प्लेस। और तुम रिसीव कर सकते हो पे को, बिल्स को आराम से पे कर सकते हो सभी के हिसाब से ऑल थ्रू योर बैंक वन, जो बैंक वन की लिस्ट होती है उसके हिसाब से इन वन प्लेस, एक जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह से आप सब कुछ क्या कर सकते हो, एक बैंक पर जो लिस्ट होती है एक जगह से आप सारा चीजें मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग का एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था, कोई ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं, इससे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म्स आ सकती हैं, आप आसानी समझ के जाना। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी के। आप लोग का 9 चैप्टर बच्चा, आखिरी चैप्टर बच्चा, वो भी फिनिश करके अब आराम से आप लोग रिवीजन करो। आपका ट्रिपल सी का अप्रैल तक का सब कुछ मैंने कवर करा दिया जो मैंने कही थी। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।